जैसे हम लोग ने सुना था लास्ट वीडियो में कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, तो बिजनेस एनवायरनमेंट की 5 टाइप्स होती है। सो हम लोग ने डिस्कस किया था सिर्फ नाम। सो आज हम लोग पूरे डेफिनेशन के साथ डिस्कस करेंगे। सो पहला पॉइंट आता है हम लोग का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल दोज टाइप्स ऑफ थिंग्स व्हिच आर, सोच लीजिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वेल्थ एंड इनकम लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और सोच लीजिए पॉलिसीज, फिस्कल पॉलिसी, ये सब हो गया। पॉलिसीज, कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इनकम एंड वेल्थ मतलब पैसा कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सभी एम्प्लॉयज को, प्लस सोच लीजिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये सब कंसीडरेशन जो कि बिजनेस की जो मेन चीजें होती है ना, अंदर की चीजें, वो सब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में इंक्लूड हो जाती है। सो अब हम लोग देखेंगे व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट तैयार कैसे होती है? पहला है द रेट ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। ये क्या है? मतलब एक इकोनॉमी, सोच लीजिए एक हम लोग का जैसे आसाम स्टेट है, तो उसमें कितनी सारी प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज है, वो हम लोग को देखना पड़ेगा कि प्राइवेट ज्यादा है कि पब्लिक ज्यादा है, तो दोनों में से देखना पड़ेगा कौन सी ज्यादा है। नेक्स्ट हो गया द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी, जीएनपी एंड पर कैपिटा इनकम। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये सब का ग्रोथ कैसा जा रहा है। अगर अच्छा जा रहा है तो अच्छा होगा इकोनॉमी के लिए, अगर लो जा रहा है इट विल बी वेरी हार्ड फॉर एन इकोनॉमी टू डेवलप। और पर कैपिटा इनकम भी है हम लोग का। नेक्स्ट हो गया हम लोग का रेट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। एक इकोनॉमी में सोच लीजिए असम स्टेट का एक देख लेंगे कि एक आदमी का सेविंग कितना है और उसमें इन्वेस्टमेंट कितने। सेविंग मतलब कि एक आदमी जो सैलरी जो उसको मिलता है महीने में, उससे सोच लीजिए 60,000 से वो 60,000 उसको सैलरी मिलता है मंथली, उससे वो 10,000 हमेशा बैंक में सेव करता है। और कितना सेव करता है यही हम लोग का रेट देखना पड़ेगा कि कितना आदमी सेव कर रहा है और कितना वो पैसा जो सेव किया किस में इन्वेस्ट कर रहा है, किस चीज में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, ये भी देखना पड़ेगा। ये सब होती है, हम लोग को मालूम चलेगा कि रेट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट से हम लोग का इकोनॉमिक जो ये बनता है ना एनवायरमेंट, इसी पॉइंट से हम लोग को मालूम चलेगा। लास्ट नहीं, चौथा पॉइंट है हम लोग का बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ ए कंट्री। वो जो एक्सपोर्ट कितना हुआ और इंपोर्ट कितना हुआ, इसका जो डिफरेंस निकाला जाता है उसको बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं। एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट मीन्स द टोटल ट्रांजेक्शंस ऑफ मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड इन बिटवीन द कंट्रीज। मतलब सोच लीजिए हम लोग का इंडिया जो कंट्री है, सोच लीजिए कुछ ही दिनों पहले कुछ ट्रांजेक्शन हुआ यूएसए के साथ, तो कितना ट्रांजेक्शन हुआ, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, पैसे का वो जो ट्रांजेक्शन होता है ना कि हम लोग ने गुड्स इंपोर्ट किया एक्सपोर्ट किया तो उसमें पैसा लगता है ना, तो वही उसी को बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू मॉनेटरी पर्पसेस, और वो कंट्रीज के बीच में होता है और इसी को ही बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। लास्ट हो गया हम लोग का पब्लिक डेट। पब्लिक डेट मतलब द बोरोइंग्स इंक्लूडिंग द लाइबिलिटीज दैट हैज बीन बोरोड बाय गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट हम बोरोइंग्स लेती है, मतलब जब गवर्नमेंट उधार लेते हैं, लाइबिलिटीज भी लेते हैं, जैसे लोन हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, ये सब जो बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं, लोन जस्ट बोला जाएगा। लोन्स जब ये उधार में लेती है ना गवर्नमेंट, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन को बेहतर करने के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर्पसेस व्हेन गवर्नमेंट टेक्स बोरोइंग्स इट इज नोन एज पब्लिक डेट। जब गवर्नमेंट ये जो इकोनॉमी है इसको डेवलप करने के लिए जितना भी बोरोइंग्स लेती है, इसी को ही बोला जाता है पब्लिक डेट। सो ये सब पांचों जो मैंने पॉइंट्स बोला है ना, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। अगर ये सब पॉइंट्स आपको याद रह गए तो आपको समझ में आ जाएगा इजीली कैसे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बनती है। सो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसे कैसे बनती है? पहला हो गया द रोल ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन द इकोनॉमी। नेक्स्ट हो गया द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी, जीएनपी एंड पर कैपिटा इनकम। तीसरा हो गया रेट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। चौथा हो गया बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। पांचवा हो गया पब्लिक डेब्ट्स। सो यही पांचों पॉइंट हम लोग का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बनाती है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे सोशल एनवायरनमेंट के बारे में। सोशल जो एनवायरनमेंट है इसका क्या है? सोशल एनवायरनमेंट, सोशल मतलब सोसाइटी के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर ही हमेशा ये एनवायरनमेंट बेस या जज की जाती है। फॉर एग्जाम्पल सोशल एनवायरनमेंट कॉन्सिस्ट ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स रिलेटेड फॉर द सोसाइटी। मतलब जो भी सोसाइटी के ऊपर जो एस्पेक्ट्स है, मतलब सोसाइटी का एस्पेक्ट्स कैसे, सोच लीजिए स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वेल्थ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन,
एडुकेशन, ये सब हो गया मतलब सोसाइटी। एक सोसाइटी में जो जो स्टैंडर्ड्स मतलब एस्पेक्ट्स है ना, सोच लीजिए एक इनकम एंड वेल्थ। इनकम एंड वेल्थ मतलब एक आदमी का कितना इनकम है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, हर एक आदमी का अलग अलग टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस होता है। सोच लीजिए एक आदमी का एडिडास का फैन है, एक आदमी का प्यूमा का फैन है, तो मतलब सब लोग का टेस्ट एंड प्रेफरेंस अलग है ना। दूसरा हो गया एडुकेशन, लिटरेसी रेट, ये सब क्या है, ये सब हो गया सोसाइटी का। तो सोसाइटी इफेक्ट करती है एक बिजनेस को। और एक एग्जांपल ले लीजिए, सोच लीजिए होली या दिवाली का सीजन है, और होली में क्या है, कोई कोई दुकान रंगोली बेचती है होली के दिन, कोई कोई दुकान दिवाली के दिन पटाखे बेचती है। तो उन लोग का क्या है, ये सब स्पेशल डेज में इनकम बढ़ जाता है। एज ए रिजल्ट क्या हो रहा है, जो लोग दुकान जो ये सब में डील नहीं करते हैं, सोच लीजिए स्टील का दुकान है, तो स्टील का दुकान थोड़ी ना होली का दिन रंगोली बेचेगा या दिवाली का दिन पटाखे बेचेगा। तो उस टाइम में वो सोसाइटी मतलब वो जो बिजनेस का है वो लॉस हो रहा है। एज ए रिजल्ट क्या हो रहा है, सोसाइटी भी इफेक्ट करती है बिजनेस को। एज ए रिजल्ट सोशल एनवायरनमेंट ऑल्सो अफेक्ट्स बिजनेस। सो अभी हम लोग देखेंगे कैसे सोशल एनवायरनमेंट मतलब क्रिएट होता है। पहला होता है हम लोग का फैमिली स्ट्रक्चर। फैमिली स्ट्रक्चर मतलब एक फैमिली में कितने आदमी हैं, मतलब सोच लीजिए एक फैमिली में पापा मम्मी और एक बेटा एक बेटी है। दूसरे फैमिली में एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, और उन लोग का कोई लड़का नहीं है। एज ए रिजल्ट क्या मिल रहा है, मतलब एक एक फैमिली का एक एक टेस्ट होगा, एक एक आदमी का एक एक प्रेफरेंस होगा, टेस्ट होगा, सब ऐसे ही ना अलग अलग होती है। तो कितना सारा फैमिली स्ट्रक्चर किया है, उन लोग का अलग टेस्ट होगा, अलग एडुकेशन रेट होगा, अलग लिटरेसी रेट होगा, अलग इनकम रेट होगा। ये सब होता है बहुत सारे फैक्टर्स। नेक्स्ट हो गया हम लोग का क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब हर एक आदमी का अलग अलग क्वालिटी ऑफ लाइफ होता है, मतलब इनकम के बेसिस पर। मतलब सोच लीजिए एक आदमी महीने में 80,000 कमा लिया, तो उन लोग का मतलब वो जो ड्यूरेबल मतलब लग्जरी गुड्स होगा, सोच ली एसी टीवी रेफ्रिजरेटर, उन लोग का घर में बहुत सारा होगा एज कम्पेयर टू जो आदमी 20,000 या 30,000 कमा रहा है। तो देख रहे हैं ना क्वालिटी ऑफ लाइफ। नेक्स्ट हो गया एडुकेशन एंड लिटरेसी रेट। एडुकेशन एंड लिटरेसी रेट मतलब सोच लीजिए एक फैमिली में एक आदमी इंजीनियरिंग कर रहा है, और एक फैमिली में एक आदमी जस्ट 10 पास किसी तरह किया है। तो क्या है, एडुकेशन और लिटरेसी रेट एज कम्पेयर टू द इंजीनियरिंग एज कम्पेयर टू द 10th पास, उन दोनों का बहुत ही जमीन आसमान का फर्क है। सो हम लोग को इससे भी मतलब बिजनेस को नुकसान पहुंचती है। कैसे कि उन लोगों का लिटरेसी और एडुकेशन रेट भी देखना पड़ता है, ताकि सोसाइटी भी टेस्ट और प्रेफरेंस अच्छी तरीके से लेना। कोई क्योंकि एक सोच लीजिए एक आदमी का लिटरेसी रेट बहुत कम है, मतलब इलिटरेट है, और एक आदमी का लिटरेसी बहुत कम है, मतलब ज्यादा है, तो उसका इनकम भी ज्यादा होगा, उसका टेस्ट एंड प्रेफरेंस फॉर द लग्जरी गुड्स विल ऑल्सो बी मोर एज कम्पेयर टू द इलिटरेट पर्सन। नेक्स्ट हो गया बर्थ एंड डेथ रेट। बर्थ एंड डेथ रेट कैसे, जितना आदमी हम लोग का सोसाइटी में आजकल जन्म लेगा, तो उसका भी ज्यादा फ्यूचर में जाके उसका भी लिटरेसी रेट होगा, उसका भी इनकम होगा, उसका भी टेस्ट एंड प्रेफरेंस अलग होगा एज कम्पेयर टू द डेथ रेट। मतलब जितना भी बर्थ लेगा ना, तो उन लोग का भी अलग अलग प्रेफरेंस बढ़ता रहेगा ना। एज ए रिजल्ट ये बिजनेस को भी अफेक्ट करती है, क्योंकि जितना बढ़ता रहेगा आदमी, तो उसका भी तो अलग अलग टेस्ट एंड प्रेफरेंस बढ़ता रहेगा ना। एज ए रिजल्ट इसका भी डिफरेंस होता है। नेक्स्ट हो गया हम लोग का इनकम एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। इनकम एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक सोसाइटी, सोच लीजिए एक ऑफिस में कितना लोगों को, वो जो एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं, उन लोगों का सैलरी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। सोच लीजिए पोस्ट के हिसाब से एक हायर पोस्ट में जो काम करता है उसको 80,000 मिल रहा है, और एक को जो लोअर पोस्ट में काम करता है उसको जस्ट 30,000 मिल रहा है। सो कैसा हम लोग का इनकम एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, अच्छे से हो रहा है, उन लोग के कैपेसिटी के हिसाब से हो रहा है। क्योंकि अगर इनकम एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से नहीं हुआ ना, तो वो लोग जो डिजायर करते हैं ना लग्जरी गुड्स को मतलब खरीदने का, वो भी कभी नहीं होगा, क्योंकि उन लोग का इनकम ही कम है। सो ये सब भी इफेक्ट करती है बिजनेस को सोसाइटी की तरफ से। क्योंकि और एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, अगर एक आदमी का हायर इनकम हुआ, तो उसका वो जो लग्जरी गुड्स के ऊपर ये है ना, मतलब खरीदने का वो जो नशा बोलते हैं कि हम लोग बहुत सारे लग्जरी गुड्स खरीदेंगे, क्योंकि उसका इनकम ज्यादा है। एज ए रिजल्ट इनकम ज्यादा, तो उसका खरीदने का भी जो चीज है वो भी ज्यादा ही होगा।
तो ये थी हम लोग की एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल एनवायरनमेंट. नाउ विल बी डिस्कसिंग द थर्ड पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट विच इज नोन एज द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. सो पॉलिटिकल मतलब आपको वर्ड में समझ में आ गया होगा कि पॉलिटिकल क्या है. पॉलिटिकल मतलब पॉलिसीज, मतलब गवर्नमेंट का जो पॉलिटिकल सिस्टम है. सो द पॉलिटिकल सिस्टम ऑल्सो हार्म्स द बिजनेस एनवायरनमेंट डायरेक्टली. मतलब सोच लीजिए एक गवर्नमेंट, एक अभी तो बीजेपी रूल कर रहा है, पहले कांग्रेस रूल कर रहा था इंडिया में. तो तब का पॉलिसीज और गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशन और अब का पॉलिसीज और गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशन में जमीन आसमान का तफावत है. तो इन दोनों का रूल्स एंड रेगुलेशन से बिजनेस को क्या हार्म हुआ, क्या बेनिफिट हुआ, ये सब को ही बोलते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का अंदर जो आता है. ये जो पॉइंट्स ये सब उसी से आता है कि पॉलिटिकल सिस्टम से क्या बिजनेस को हार्म हुआ. सो अभी हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. मतलब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बनता कैसे. पहला हो गया प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम. प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम मतलब अभी प्रेजेंट पॉलिसीज क्या है गवर्नमेंट की, रूल्स एंड रेगुलेशन का सिस्टम कैसा है, उसी से पता चलेगा कि प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है. नेक्स्ट हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क. कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क मतलब राज्यसभा, लोकसभा, ये सबसे ही बनती है हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क. नेक्स्ट हो गया हम लोग का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर. पॉलिटिकल स्ट्रक्चर मतलब हम लोग का प्रेजेंट रूल्स एंड रेगुलेशन कंट्री का क्या है, लीगल इंफॉर्मेशन कैसे लीक ना हो ताकि उसको बचा के रखे, क्या है लीगल इंफॉर्मेशन, क्या है पॉलिटिकल सिस्टम का रूल्स एंड रेगुलेशन, ये सबसे ही हम लोग का बनता है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर. नेक्स्ट हो गया प्रोफाइल ऑफ पॉलिटिकल लीडर. प्रोफाइल ऑफ पॉलिटिकल लीडर मतलब अभी जो प्रेजेंट कौन है, प्रेजेंट मोदी जी हम लोग का, उन लोग का बैकग्राउंड, उनका जो बैकग्राउंड क्या है, प्रेजेंट पॉलिटिकल लीडर का बैकग्राउंड क्या है. अगर बैकग्राउंड ठीक है उसी से हम लोग को मालूम चलेगा कि वो लीडर जो अभी हम लोग का प्राइम मिनिस्टर है हम लोग के मोदी जी, तो उन लोग का बैकग्राउंड कैसा है. तो इसी से पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को भी इफेक्ट पड़ता है, मतलब बिजनेस को इफेक्ट पड़ता है. लास्ट हो गया हम लोग का पॉलिटिकल फिलोसॉफी. पॉलिटिकल फिलोसॉफी मतलब एनवायरनमेंट कैसा है, मतलब पॉलिटिक्स का एनवायरनमेंट कैसा है. अगर अच्छा एनवायरनमेंट है तभी बिजनेस को इफेक्ट करेगा अच्छे से. मतलब अगर खराब एनवायरनमेंट हुआ ना तो बिजनेस को बहुत इफेक्ट करेगा. सोच लीजिए अगर रूल्स एंड रेगुलेशन अच्छा नहीं हुआ, मतलब पॉलिटिकल सिस्टम का रूल्स एंड रेगुलेशन अगर अच्छा नहीं हुआ ना तो बिजनेस को वो बहुत खराब तरीके से इफेक्ट करेगी. मतलब कुछ भी, मतलब सोच लीजिए टैक्स का वो जो रेट है वो बढ़ गया, कुछ रेस्ट्रिक्शन लग गया ट्रेडिंग में, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ये सब रूल्स एंड रेगुलेशन और ठोक दिया गया. एज ए रिजल्ट क्या होगा, बिजनेस का जो एनवायरनमेंट है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ही बिजनेस एनवायरनमेंट को बहुत हार्म करेगी. डायरेक्ट हार्म करेगी, इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट सीधा हार्म करेगी. अभी हम लोग पढ़ेंगे लीगल एनवायरनमेंट के बारे में. लीगल से आपको समझ में आ जाएगा रूल्स एंड रेगुलेशन. सो बिजनेस जो है ऑर्गेनाइजेशन, सोच लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने के लिए बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है. ऐसे ही कोई भी अपना बिजनेस सेटअप नहीं कर पाएगा. उसके लिए आपको चाहिए होगा बेस्ट रूल्स एंड रेगुलेशन ताकि बिजनेस भी अच्छा रहे प्लस उसको फॉलो भी किया जाए. ऐसे ही कोई बिजनेस सेटअप नहीं कर पाएगा. स्टैंड करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन तो फॉलो करना ही पड़ेगा. सो एवरी बिजनेस हैज टू फॉलो सम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर मेकिंग एन ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव. सो व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. बिजनेस एनवायरनमेंट लीगल एनवायरनमेंट का. तो लीगल एनवायरनमेंट कैसे बनता है अभी हम लोग देखते हैं. सो पहला पॉइंट है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स. राइट्स एंड ड्यूटीज से हम लोग को क्या मालूम चलेगा, वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन में आपको मिल जाएगा, लास्ट चैप्टर है. सो उसका एक छोटा छोटा पॉइंट है, मैं आपको समझाना चाहूंगा. व्हाट आर दी राइट्स. राइट टू चूज. राइट टू चूज मतलब एक कंज्यूमर का हक है हर एक प्रोडक्ट को अच्छे से देखना और चूज करना. कोई भी उन लोग के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आपको यही प्रोडक्ट लेना पड़ेगा. उन लोग का खुद का भी राइट है, राइट टू चूज. दूसरा ले लेते हैं छोटा सा, राइट टू सीक रिड्रेसल. अगर उन लोग के साथ कोई भी, मतलब कोई बेकार का प्रोडक्ट उन लोग को दे दिया जो कि हार्मफुल है उन लोग के बॉडी प्लस उन लोग के मेंटेलिटी के लिए, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, कोर्ट में जाके ये केस फाइल कर सकते हैं. उन लोग का, वो लोग रिड्रेसल सीक कर सकते हैं. उन लोग के लिए जस्टिस है ताकि वो लोग कोर्ट में जाके ये जो उन लोग के साथ हुआ है प्रॉब्लम वो डिस्कस कर सके कोर्ट में. नेक्स्ट हो गया हम लोग का वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटिंग टू लाइसेंसिंग. लाइसेंसिंग मतलब सोच लीजिए आप
ट्रेडिंग कर रहे हैं, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको लाइसेंस चाहिए। सो इस लाइसेंस को बनाने के लिए बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशन लॉज फॉलो करने पड़ेंगे, इसलिए इसको कहा जाता है वेरियस लॉज रिलेटिंग टू लाइसेंसिंग। नेक्स्ट हो गया लॉज रिलेटिंग टू फॉरेन ट्रेड, मतलब आप जब फॉरेन ट्रेड करते हो, कोई भी बिजनेसमैन अगर फॉरेन ट्रेड करता है उसके लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है। ऐसे ही आप गुड्स को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं कर सकते, आपको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके ही जो है आपको फॉरेन ट्रेड करना पड़ेगा। नेक्स्ट हो गया लॉज रिलेटिंग टू एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट मतलब जब आप किसी चीज को एडवर्टाइज करते हो ना, उसके लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशन है। ऐसे ही आप बैनर लेके रास्ते पे खड़े हो जाओगे, भाई मेरा प्रोडक्ट है ले लो ले लो, ऐसे कुछ भी नहीं होगा। या आप किसी एडवर्टाइजर को जाके बोलोगे ये लो पैसा, आप जाओ मेरा कंपनी का एडवर्टाइजमेंट कर दो, नहीं ऐसे नहीं होगा। उसके लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहिए, उसको फॉलो करके आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर पाओगे। लास्ट हो गया हम लोग का वेरियस रूल्स एंड लॉज एंड लेजिस्लेटिव एक्ट्स। वेरियस लॉज एंड लेजिस्लेटिव एक्ट्स मतलब कितने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है एक बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने के लिए, उसी को कहा जाता है बिजनेस वेरियस लॉज एंड लेजिस्लेटिव एक्ट्स। सोच लीजिए एक्ट हो गया कंपनीज एक्ट 1949 कुछ था या 39 था, बहुत सारे ऐसे एक्ट है, जैसे उसी को बोला जाता है वेरियस लॉज एंड लेजिस्लेटिव एक्ट, जैसे कंपनीज एक्ट। तो यही पे होती है हम लोग की लीगल एनवायरनमेंट खत्म। लास्ट एनवायरनमेंट जो है हम लोग की टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। इट रिलेट्स टू द साइंटिफिक इंप्रूवमेंट्स एंड इनोवेशंस व्हिच आल्सो इंप्रूव्स द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका टेक्नोलॉजी कैसा है, मतलब वो जो यूज कर रहे टेक्नोलॉजीज वो अगर बेटर होगी तो उन लोग को बेटर रिजल्ट मिलेगा एज कंपेयर टू द आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, मतलब जो टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है उसको अगर यूज करेगी ना, तो उन लोग का रिजल्ट भी बहुत लो होगा एज कंपेयर टू द अपडेटेड टेक्नोलॉजीज। इसी कारण से टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट भी एक बिजनेस को अफेक्ट करती है। अब हम लोग देखेंगे व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, मतलब टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट कैसे बनती है। पहला हो गया हम लोग का डेवलपमेंट ऑफ आईटी सेक्टर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है आईटी सेक्टर कितनी डेवलप है, अगर अच्छी डेवलपमेंट है तो टेक्नोलॉजी भी अच्छी होगा, अगर नहीं तो टेक्नोलॉजी एकदम आउटडेटेड होगा। नेक्स्ट हो गया साइंटिफिक इंप्रूवमेंट। साइंटिफिक इंप्रूवमेंट मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन का जो साइंटिफिक इंप्रूवमेंट, मतलब टेक्नोलॉजी कितनी इंप्रूव है। साइंटिफिक का मतलब ये टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव है तो बहुत अच्छी, अगर नहीं है तो इट नीड्स टू बी इंप्रूव्ड। नेक्स्ट हो गया हम लोग का इनोवेशंस इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या हो गया, प्रोडक्शन सेक्टर। प्रोडक्शन सेक्टर में जो टेक्नोलॉजी, जो मशीन्स है, अगर वो इंप्रूव है तभी जाके बेटर रिजल्ट देगी, इसीलिए कहा गया इनोवेशंस इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। नेक्स्ट हो गया टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इन कंप्यूटर्स। कंप्यूटर मतलब एक आजकल क्या कंप्यूटर देख रहे हो ना, हाँ HP का कंप्यूटर ले लो, आसूस का कंप्यूटर ले लो, वो लोग थोड़े से पतले हैं। पहले जमाने में क्या होता था, कंप्यूटर इतनी बड़ी मशीन की जैसी एक बड़ा डब्बा टीवी का जैसा रहता था बड़ा। तो क्या हो रहा है, इंप्रूवमेंट हो रहा है। एज इट इज हम लोग को ये भी देखना पड़ेगा कि वो डब्बा वाला कंप्यूटर है या चिकना वाला कंप्यूटर है, मतलब दोनों का डिफरेंस टेक्नोलॉजी में। अगर अच्छे कंप्यूटर्स यूज होंगे तभी जाके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, इसी को कहते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इन कंप्यूटर। लास्ट हो गया इंपोर्ट ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मतलब हमेशा एक ऑर्गेनाइजेशन को लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज मतलब इंपोर्ट करना पड़ेगा। मतलब आई कोर ये सब जो छोटे छोटे है ना, इंटेल आई कोर, ये सब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट जनरेशन का टेक्नोलॉजी उन लोग को इंपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आई इंटेल ये सब पुराने जमाने के वो लोग अगर अभी भी यूज कर रहे हैं ना एक ऑर्गेनाइजेशन अपने टेक्नोलॉजीज में, तो कभी वो लोग डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो यही सब एस्पेक्ट्स बनाती है हम लोग की टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट को, और यही पे होता है हम लोग का ये छोटा सा नहीं बड़ा ही हो गया वीडियो एंड। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। वो जो लाल वाला बटन है ना उसको जस्ट क्लिक कर दीजिए, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बस हम लोग को सपोर्ट मिलता रहेगा। और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल पाए। आप ही लोगों का चैनल है, कोई भी डाउट से प्लीज कॉमेंट कीजिए। और नोट्स एकदम लिंक में जाइए, डिस्क्रिप्शन को क्लिक कीजिए, आराम से आपको नोट्स गूगल में भरे के भरे पड़े। जस्ट जाइए ना, लिखिए, एग्जाम्स भी आ रही है और पढ़िए भी। और हम लोग है ही सपोर्ट करने के लिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे।